हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त M.K. यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल माई क्यूट केमिस्ट्री। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से 1917 में बोहर्स नील बोर ने अपना ये एटॉमिक मॉडल दिया था। इस एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के लिए हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, हम लोगों ने पूरे रेडिएशन को पढ़ा है। रेडिएशन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट की सारी थियरीज पढ़ देखी हैं, हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा है। इन सारी चीजों को देखने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नील बोर के इस एटॉमिक मॉडल से पहले हमने दो मॉडल पढ़ दिया है। पहला जो हम जे थॉमसन का मॉडल पढ़े और दूसरा हम लोगों ने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा। अब हम नील बोर के मॉडल को पढ़ेंगे। नील बोर ने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन से निकलने वाले इमिशन या लाइट को लिया और उसको एक प्रिज्म से पास कराया। जब उस लाइट को या हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाली लाइट को प्रिज्म से पास कराया तो प्रिज्म से पास होने के बाद उन्होंने आगे जाकर के लाइन स्पेक्ट्रम देखे। उन लाइन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे इन्होंने अपना ये मॉडल दे दिया और इस मॉडल को बोहर्स का एटॉमिक मॉडल कहा जाने लगा और ये काफी फेमस भी हुआ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बोहर ने अपना ये जो एटॉमिक मॉडल, पहले एक बात और याद रखें, इन्होंने इस एटॉमिक मॉडल को देने के लिए हाइड्रोजन लैंप का यूज किया है, यानी कि हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाले एनर्जी का यूज किया है। इस वजह से यही जो आज इन्होंने हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाले एनर्जी का यूज किया है, शायद आगे चल के यही इनके लिमिटेशन का रीजन बनेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल और इसमें सबसे पहले इनके पोस्टुलेट्स आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। बोहर्स एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। यहाँ इन्होंने चार पोस्टुलेट, जो मेनली जो फोर पोस्टुलेट्स हैं, उन फोर पोस्टुलेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट। इनका ये कहना था, देखिए रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उनमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहा था, कहीं भी मोशन कर रहा था, फिक्स नहीं था। लेकिन इनका ये कहना है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेशनरी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव होता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन। सेकेंड इनका पोस्टुलेट है फिक्स्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट है एनर्जी चेंजिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा तो चाहे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे मूव करे, चाहे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे मूव करे, एनर्जी तभी चेंज होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है वो है फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का इस पूरे मोशन के दौरान इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम हमेशा फिक्स रहेगा। तो नोट करिए, फोर पोस्टुलेट है बोहर के। फर्स्ट है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेकंड है फिक्स्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड है एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट वन इज अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन चारों पोस्टुलेट को नोट कर लीजिए। अब इन पोस्टुलेट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट। आप जरा देखें, यहाँ पे आप न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मूव करेगा और वो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जहां पे मूव करेगा इसको हम ऑर्बिट बोलेंगे। ये जितनी भी चीज है ये सब क्या है, ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट की रेडियस फिक्स रहती है, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। और आप कहेंगे कि सर अगर इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मूव, इसके रेडियस फिक्स है, तो रेडियस फिक्स होने का मतलब ये पूरा का पूरा एक स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया। इसका रेडियस और साथ ही साथ इस ऑर्बिट की एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जिसकी एनर्जी जितनी होगी उतनी ही रहेगी, इसका रेडियस जितना है उतना ही रहेगा और इसको आप ऑर्बिट का नाम देंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करता है, सबसे पहली बात ये। अब इस फर्स्ट ऑर्बिट को यहाँ पे आप देखें, इस ऑर्बिट को कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट इसलिए नाम दिया है क्योंकि इन हर एक ऑर्बिट का जो सेंटर है वो सेम है, या इसे स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसकी एनर्जी फिक्स रहती है। इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के भी नाम से बुलाया जाता है, आपके ऊपर है, आप जैसे भी मन करे वैसे आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव
नहीं करता है। अब हम सेकंड की बात करते हैं, फिक्स्ड एनर्जी की बात करते हैं। फिक्स्ड एनर्जी का हुआ मतलब ये होगा कि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी। अगर आपने उससे ज्यादा एनर्जी उसको दे दी तो वो उससे ज्यादा एनर्जी लेकर के किसी हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, लेकिन अगर वो उस ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। या आप कह सकते हैं कि वो किसी हायर ऑर्बिट में है और लोअर ऑर्बिट में आना चाहता है तो वो एनर्जी को रिलीज कर सकता है, रिलीज करके हायर ऑर्बिट से वो लोअर ऑर्बिट में आ सकता है। या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है तो उस टाइम पे वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये दोनों काम हो सकता है। इमिशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एब्जॉर्ब कब करेगा, एब्जॉर्ब तब करेगा जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और इमिट कब करेगा, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। इस दौरान जो चेंज इन एनर्जी है वो चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा ई बताएगा कि एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक जाने में वो कितनी एनर्जी का चेंज हुआ है, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जाने में कितनी एनर्जी का चेंज हुआ है। ये डेल्टा ई दिस इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल का मतलब ये हुआ कि कहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया और कहां तक गया, ये इसकी एनर्जी का चेंज हुआ, डेल्टा ई। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट है एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहा है या मूव कर रहा है तो उस टाइम पे एनर्जी का कुछ चेंज होगा। हालांकि आप सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा ई दिस इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, शायद आपको याद हो। तो अगर मैं यहां से चाहूं तो न्यू की वैल्यू निकाल लूंगा, न्यू की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ई बाई एच। डेल्टा ई बाई एच का मतलब क्या हुआ, डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई हुआ चेंज इन एनर्जी। एक स्टेशनरी स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन दूसरे स्टेशनरी स्टेट में जाता है उस टाइम पे जो एनर्जी का चेंज होता है उसे डेल्टा ई बोलते हैं। और एच तो आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होगा तो जो वो लाइट इमिट करेगा उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन वो इमिट कर रहा होगा। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू दिस इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई एच। और डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ई टू माइनस ई वन। इलेक्ट्रॉन एक जगह से लेकर के दूसरी जगह जब मूव करेगा तो उस टाइम पे जो एनर्जी का चेंज होगा वो डेल्टा ई होगा। देख, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पर H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, हालांकि हर किसी को पता है। डेल्टा ई क्या है, चेंज इन एनर्जी, इवन एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जो भी चेंज हो रहा होगा, और H से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी निकल आएगा, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर मोमेंटम। इस दौरान जो बोहर ने अपना, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो बोहर के कहने का यह मतलब हुआ कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हर किसी को पता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। आर क्या है, रेडियस है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मास क्या लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एम ही हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वेलोसिटी, एंड आर इज द रेडियस। किस सेल में वो मूव कर रहा है उस सेल का अपना रेडियस होगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम, ये इस किसी भी आप सेल के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। आप पहले सेल के बारे में एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए आर की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे सेल के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे उसके लिए आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो बोहर के अकॉर्डिंग इसका जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमेशा फिक्स रहता है और इसकी वैल्यू होती है NH/2π। n आपके नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 2 3 ये नंबर ऑफ सेल होंगे, इसको n रिप्रेजेंट करेगा। h आपका प्लैंक कांस्टेंट है और 2π तो आपको पता ही है पाई कांस्टेंट होता है, तो 2π भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो h/2π कांस्टेंट है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होगा कि आप से 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से 3 से, आप 1.5 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। जैसे कि इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, बीच में कहीं पे नहीं आ सकता, बीच में कहीं पे नहीं आ सकता। इसका मतलब इस एनर्जी के, अगर इस टाइप का कोई एनर्जी उसके पास आता है जिस एनर्जी को लेने के बाद वो यहाँ से यहाँ नहीं जंप कर सकता, रास्ते में रह जाएगा, तो वो उस टाइप की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके, ये इनके 4 पोस्टुलेट देखे। इन 4 पोस्टुलेट को देखने के बाद मैं अब आपको बताऊं कि बोहर के इस एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ये तो सिर्फ पोस्टुलेट है, ठीक है। बोहर के एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा जब डिटेल में देखेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कौन कौन सी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है और कौन कौन सी कमियां इनके अंदर
रह गई। ओके, लेट्स स्टार्ट। बोहर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें जो मेन चीजें हैं मैं उनके बारे में बता दूं। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है। इस स्टेशनरी ऑर्बिट को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम देते हैं। इस प्रिंसिपल क्वांटम n इक्वल्स टू 1 है यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इक्वल्स टू 2 यानी कि सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इक्वल्स टू 3 यानी कि थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसे आप सेल भी बोल सकते हैं। आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा के एल एम एन सेल। तो ये आपका के हो गया, ये हो गया एल, ये हो गया एम, इसी तरीके से आगे एन सेल होता है, के एल एम एन सेल। ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओके, अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की खास बात यह है कि इसकी जो एनर्जी होती है ये एनर्जी भी सेम होती है। हर एक सेल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जैसा कि आपके पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको इसको डिटेल में बता दिया था कि n इक्वल्स टू 1 की एक पर्टिकुलर से एनर्जी होगी, n इक्वल्स टू 2 की होगी, 3 की होगी, 4 की होगी, और ऐसे इनका रेडियस भी होगा। n इक्वल्स टू 1 का एक पर्टिकुलर रेडियस होगा, इसका एक रेडियस होगा, इसका एक रेडियस होगा। आप देख पा रहे हैं। इस ऑर्बिटल रेडियस को हमें लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू a नॉट। a नॉट की वैल्यू जो है, a नॉट की वैल्यू एक्चुअली क्या है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल रिटर्न। आप चाहें तो इसका डेरिवेशन मेरे नोट्स में लिखा होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आपके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसलिए आपको फॉर्मूला लिखा दिया जा रहा है। तो Rn यानी कि nth सेल का, अगर आपको nth सेल का रेडियस चाहिए तो Rn की वैल्यू n स्क्वायर अपॉन a नॉट। a नॉट की एक फिक्स वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जिसका आंसर होगा 52.9 पिकोमीटर। तो आप जरा इस बात को ध्यान से देखिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ए नॉट की जो वैल्यू है वो है 52.9 पिकोमीटर। ओके, तो अगर मैं R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो R1 की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? n की जगह पे अगर आप 1 पुट करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो R1 आ जाएगा। R1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? ए नॉट। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये है आपका 52.9 पिकोमीटर। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है रेडियस 52.9 पिकोमीटर। यानी कि फर्स्ट हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट होता है उस पहले ऑर्बिट की रेडियस होती है 52.9 पिकोमीटर। ओके, इसी तरीके से आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो सेल है इन सभी सेल का रेडियस आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 52.9 पिकोमीटर। क्यों? क्योंकि आपने n की वैल्यू क्या 1 पुट कर दिया, तो R1 a नॉट हो गया। ओके, इसी तरीके से आप R2 की बात कर सकते हैं, R3 की बात कर सकते हैं, R4 की बात कर सकते हैं, आप किसी की भी बात कर सकते हैं। इनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, हर एक सेल की एक एनर्जी होगी। आपने रेडियस का फॉर्मूला देख लिया, क्या है रेडियस का फॉर्मूला? Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर a नॉट, n स्क्वायर इंटू a नॉट। ये हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूं मैं, अभी हाइड्रोजन लाइक एटम की बात नहीं की है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो R1 इक्वल्स टू a नॉट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर। ओके, अब हम बात करेंगे इन ऑर्बिट के एनर्जी के बारे में। इसकी जो एनर्जी है, देखिए बोहर का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं मूव करता, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, फिक्स्ड एनर्जी के साथ मूव करता है, फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड रेडियस के साथ मूव कर रहा है। रेडियस कितना है अभी आपको फॉर्मूला बता दिया। अब एनर्जी कितना है वो बताना है, और साथ ही साथ वेलोसिटी भी बतानी पड़ेगी कि वेलोसिटी कितनी है। तो अब हम एनर्जी के बारे में बात करें। इसके अलग अलग एनर्जी, यानी हर एक सेल की अपनी एक एनर्जी होगी। E1 की अपनी एक एनर्जी है, E2 की है, En की है। इस फॉर्मूले को अगर हम देखना चाहें तो En इक्वल्स टू माइनस RH 1 अपॉन n स्क्वायर, ये इसके एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, जरा ध्यान से देख लें। En इक्वल्स टू माइनस RH 1 अपॉन n स्क्वायर, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। RH क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, 1 अपॉन n 1 2 3 4, ये किस सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अगर हम n की वैल्यू 1 डाल दें तो E1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डाल दें E2 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 डाल दें E3 आ जाएगा। इस तरीके से E1 E2 E3 E4 जो भी आपको कैलकुलेट करना आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, RH की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये कांस्टेंट है।
एनर्जी कांस्टेंट है, इसे रेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से भी बुलाया जा सकता है, लेकिन वो वाला रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं है जो भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है, ई की वैल्यू होती है वो होती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू 1/n²। ये देखिए, ये एनर्जी की वैल्यू आ गई। और थोड़ी देर पहले मैंने रेडियस के लिए क्या लिखा था? रेडियस के लिए मैंने Rn दिस इज इक्वल टू 52.9 n² पिकोमीटर। ये देखिए Rn आया। देखिए, एनर्जी और रेडियस दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे लिख दिया है। ठीक, तो इस तरीके से आपने एनर्जी देख लिया और साथ ही साथ आपने रेडियस भी देख लिया। तो किसी भी सेल का अगर अभी इस हिसाब से आपको n की वैल्यू पुट कीजिए, फटाफट E1 E2 E3 निकाल सकते हैं। अगर n की वैल्यू 1 आपने पुट किया तो फर्स्ट सेल की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी या नहीं होगी? कैलकुलेट होके आ जाएगी। इस तरीके से सेकंड और थर्ड सबकी एनर्जी को कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। आप n की वैल्यू 1 2 3 डालते जाइए और आप देखेंगे कि एनर्जी कैलकुलेट होके निकलती चली जा रही है। ये देखिए, अगर इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखना चाहें तो आप बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहें तो इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। अगर मैं इसी एनर्जी को लिखना चाहूं तो E = -13.6 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप चाहें तो इसी एनर्जी के फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप किस में लिखना चाहते हैं? क्या आप जूल में लिखना चाहते हैं या आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप अगर एनर्जी का फॉर्म निकालना चाहते हैं तो आप एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे -13.6 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप जूल में एनर्जी निकालना चाहते हैं तो जूल के लिए -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल 1/n²। n क्या है? नंबर ऑफ सेल, कौन से सेल की एनर्जी आपको निकालना है। मैंने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट किया। तो जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट किया तो E1 की वैल्यू आ गई -13.6, E की वैल्यू 2 पुट किया तो E2 की वैल्यू आ गई -3.4, E की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 पुट किया तो E3 की वैल्यू आ गई -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देखेंगे एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, यानी कि वो एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ऐसे बढ़ते 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 आप इसको क्या कर सकते हैं, n = इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। और अगर आपने इसकी n को इनफाइनाइट तक लेके चले गए तो बहुत ज्यादा दूर जाने के बाद आप देखेंगे इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 हो जाती है। अब जब इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 हो जाती है तो उस टाइम पे इनफाइनाइट सेल में एनर्जी 0 मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, वो कहीं भी मूव कर सकता है। ओके, तो जैसे जैसे आप सेल बढ़ाते जाएंगे एट n = इनफाइनाइट एनर्जी फ्री हो जाएगा, एकदम फ्री एनर्जी है, यानी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दे रहा हूँ, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। E1 से लेकर के E2 E3 E4 E5 E6 आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 1 डालेंगे तो E1, 2 डालेंगे E2, 3 डालेंगे E3, 4 डालेंगे E4, 5 डालेंगे E5, 6 डालेंगे E6। E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 -1.5, E4 -0.85, E5 -0.54, E6 -0.38। ओके, ऐसे कैलकुलेट करते जाइए। अब जब n की वैल्यू इनफाइनाइट डाल देंगे तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और जब e की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का मतलब क्या होगा? आप जरा ये सोच लें, जरा ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं आप उसको ध्यान दें। हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का मतलब ये होता है, हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का मतलब होता है जो हाइड्रोजन की तरह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखे उसे हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज बोलते हैं। हाइड्रोजन की तरह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं मोनो इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। जैसे हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, उसी तरीके से अगर मैं हीलियम प्लस की बात करूं, हीलियम प्लस के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, या मैं लिथियम प्लस 2 की बात करूं तो लिथियम प्लस 2 के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, या मैं बेरिलियम प्लस 3 की बात करूं तो बेरिलियम प्लस 3 के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही है लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक ही है लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक ही है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक है तो प्रोटॉन भी एक है, न्यूट्रॉन तो 0 है।
लेकिन इन सब में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन भले एक ही है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू ज्यादा है। ओके, अब इस हिसाब से अगर मैं आपसे ये बताता कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस चार्ज बढ़ाते जाएंगे, देखें जैसे जिसमें जिसमें जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी तेजी से होगी या उतनी तेजी से घूम रहा होगा। जरा ध्यान से देखें, आप इन तीनों को कंपेयर कीजिए और बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से घूम रहा है। तो आप कहेंगे सर लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन तेजी से घूम रहा है। आप देखेंगे इसमें कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से नहीं घूम रहा है, लेकिन उसमें ज्यादा तेजी घूम रहा है। और एनर्जी की बात अगर मैं करूं तो एनर्जी आपको पता है, इस बार हमने क्या किया है, हमने N1 का क्या लिखा था, 1 क्यों लिखा था, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करते हैं तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा En = -2.18 × 10⁻18 Z²/n², या इसी को आप लिख सकते हैं En -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जूल में लिखना चाहें तो आप जूल में लिख सकते हैं। दोनों में से किसी में भी आप लिख सकते हैं, आप दोनों को में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको जूल में फॉर्मूला यूज करना तो आप ये यूज करें, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करना तो आप ये यूज करें। चलिए काम करते हैं, अगर मैं सेल को सेम रखूं, यानी कि सबके फर्स्ट सेल है, और अब उस टाइम पे मैं Z की वैल्यू चेंज करता हूं। देखिए हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 हो गया, तो E की वैल्यू -13.6। अच्छा, हाइड्रोजन के अलावा अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो हीलियम में Z की वैल्यू 2 होती है, यहाँ 2 2 4, यानी कि 4 टाइम्स एनर्जी बढ़ जा रही है। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम की Z की वैल्यू 3 होती है, 3 3 9, यानी कि 9 टाइम्स हाइड्रोजन से बढ़ जा रही है। अच्छा, बेरिलियम के लिए Z की वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करेंगे, 4 4 जा 16, यानी कि 16 टाइम्स Z की वैल्यू बढ़ जा रही है। ओके, तो ये Z का मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर। Z क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से मैं रेडियस की बात करूंगा। रेडियस क्या बोला था मैंने, 52.9 और n² था, तो यहाँ पे एक चीज नहीं हमने लिखा था, क्योंकि Z की वैल्यू 1 थी हाइड्रोजन के लिए, तो लेकिन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 1 तो नहीं होगी, Z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उसका जो फॉर्मूला R की वैल्यू आएगी वो 52.9 n²/Z पिकोमीटर। तो आप यहाँ पे एनर्जी यूज कर सकते हैं, ये आप रेडियस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एनर्जी हो गया और रेडियस का फॉर्मूला हो गया। जैसे जैसे हम लोग Z की वैल्यू चेंज करते जाते हैं, वैसे वैसे रेडियस भी चेंज होता चला जाता है। अगर मैं Z की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा तो रेडियस क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पे बस इतना लिख दूं कि आप ऐसे लिख सकते हैं Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का मतलब हुआ कि इनमें प्रोटॉन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो बाहर इलेक्ट्रॉन वही है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अंदर से इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज करने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाने की वजह से रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो आप, मेरे कहने का यह मतलब है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप देखेंगे कि Z की वैल्यू बढ़ाने से रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, यानी कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। अच्छा, सिर्फ रेडियस ही की बात नहीं करें, अगर मैं एनर्जी की भी बात करूंगा तो जैसे जैसे आप Z की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, आप देखेंगे एनर्जी जो है वो और ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। तो Z की वैल्यू बढ़ाने से सिर्फ रेडियस ही डिक्रीज नहीं हुआ, बल्कि एनर्जी भी डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती चली जा रही है। जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पर Z की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, Z यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस तरीके से जैसे जैसे Z की वैल्यू आगे बढ़ती चली जा रही है, आप देखेंगे एनर्जी मोर नेगेटिव होती चली जा रही है। पहली बार में, यानी कि लिथियम के केस, सॉरी हीलियम के केस में, He+ के केस में आप देखेंगे जो एनर्जी की वैल्यू है -8.72 × 10⁻18 जूल है। देखें, आप कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वहां पे डाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, शायद आपको दिख ना रहा हो। या अगर मैं लिथियम+2 के लिए बात करूं तो लिथियम+2 की एनर्जी जो कैलकुलेट होकर आ रही है वो -19.62 × 10⁻18 जूल। मैंने यहाँ साइंटिफिक नोटेशन यूज नहीं किया है, मैंने 10⁻18 जूल को कॉमन करते हुए मैं चल रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं आगे बढ़ा और मैं बेरिलियम+3 के लिए बात किया।
तो जब मैं बेरिलियम +3 के लिए बात कर रहा हूं तो ये आ रहा -34.88 इंटू 10⁻18 जूल। तो अगर मैं ऐसे इस 10⁻18 को 10⁻18 10⁻18 को कॉमन कर लूं तो आप देखेंगे कि मोर नेगेटिव होता जा रहा है। -8 है, -19 है, -34 है। तो जैसे जैसे आप जेड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं एनर्जी मोर नेगेटिव होती चली जा रही है, दैट मींस एनर्जी डिक्रीज होती चली जा रही है। या आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप जेड की वैल्यू बढ़ा रहे थे, आर देखें आप हेलियम के लिए जब आर आपने देखा तो वो आया था 26.45, ठीक है। हीलियम के लिए फर्स्ट शेल का जो रेडियस है 26.45 पिकोमीटर आया था। अच्छा, जब यही चीज हम लिथियम +2 के लिए यूज किए थे तो इसके लिए जो रेडियस आया था 17.63 पिकोमीटर, फर्स्ट सेल का रेडियस 17.63 पिकोमीटर आया था। बेरिलियम +3 के लिए जब मैंने बात किया था तो उसके लिए रेडियस आया 13.22 पिकोमीटर। तो फर्स्ट सेल का बेरिलियम +3 के लिए रेडियस 13.22 पिकोमीटर है और लिथियम +2 के लिए 17.63 पिकोमीटर है एंड हीलियम प्लस के लिए 26.45 पिकोमीटर है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि एनर्जी एंड रेडियस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। स्टार पॉइंट बनाए और लिख लें, एनर्जी एंड रेडियस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे आप देखेंगे कि रेडियस और एनर्जी मोर नेगेटिव होती जा रही है और रेडियस डिक्रीज करता जा रहा है। तो मोर नेगेटिव का मतलब डिक्रीज करना ही आप समझ सकते हैं। आप कहेंगे एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है और रेडियस भी डिक्रीज कर रहा है। ओके, ठीक है। अब सबसे आखिरी में हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। आपने ये पॉइंट नोट कर लिया, नोट कर लें, एनर्जी एंड रेडियस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जल्दी से नोट कर लें। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो जैसे जैसे आप देखें, जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ रही थी, जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली जा रही थी, जैसे ये था आपका हाइड्रोजन, ये है आपका हीलियम प्लस और ये है आपका लिथियम +2। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे और आप देख रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली जा रही थी, तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से आप देखेंगे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन को जरा ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा इनकी स्पीड में क्या चेंजमेंट हो रहा है। देखिए जरा, अब बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन काफी तेजी से चल रहा है। आपके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफी ज्यादा है, तो लास्ट वाले के इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे ज्यादा है, उसके बाद सेकंड वाले की, उसके बाद फर्स्ट वाले की। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने सेल को सेम रखा है और जेड की वैल्यू बढ़ा दिया तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड जितना ज्यादा होता जाएगा वेलोसिटी उसकी उतनी ज्यादा होती जाएगी। अच्छा, अगर आपने जेड की वैल्यू, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जेड की वैल्यू तो सेम रखें और नंबर ऑफ सेल चेंज कर दें। तो अगर आपने जेड की वैल्यू सेम रखी है और नंबर ऑफ सेल चेंज किया है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी नंबर ऑफ सेल की कंपेयर में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रखा है तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फॉर सेम जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर। मैं ऐसे लिखूं, मास नंबर लिखूं, जेड यहाँ एटॉमिक नंबर है तो जेड आपका एटॉमिक नंबर ऐसे जेड, ठीक। तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होता चला जाएगा, जेड अगर सेम है तो एन की वैल्यू वेलोसिटी जो है एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब इन तीनों, फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, और जेड की वैल्यू सेम है तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फर्स्ट सेल की ज्यादा होगी। अब एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए फर्स्ट सेल ज्यादा तेजी से घूम रहा है एज कंपेयर टू सेकंड, एज कंपेयर टू थर्ड, ठीक है। तो सर थर्ड सेल की वेलोसिटी और कम हो जाती है सेकंड सेल की और फिर फर्स्ट सेल की। तो जैसे जैसे आप जेड और वेलोसिटी में आपने रिलेशन यहाँ पे देख लिया। ओके, अब देखें ये जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल है, ये बोहर के एटॉमिक मॉडल बहुत सारे क्वेश्चन में हमारी हेल्प करता है। यानी कि जब हम लोगों ने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा था तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में बहुत सारी कमियां रही थी। तो बोहर के इस एटॉमिक मॉडल में हम उन सारी कमियों को दूर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला जो ड्रॉबैक था या जो क्वेश्चन उठता था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, हाउ इज एन एटम स्टेबल? कोई भी एटम स्टेबल कैसे होता है?
रदरफोर्ड का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन इस तरह रैंडम मोशन करता है, अगर वो रैंडम मोशन करता है तो रैंडम मोशन करते करते एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करते करते वो जाकर के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और अगर उसने न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर गया तो एनर्जी जो एटम है वो स्टेबल नहीं होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो इस चीज का आंसर रदरफोर्ड बोहर के एटॉमिक मॉडल में कैसे मिला? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट बाय virtue of a electrostatic force that's why they do not fall into the nucleus। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप यहाँ पे देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर वो नहीं गिर रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर पा रहा है इलेक्ट्रॉन के अंदर? उसका रीजन ये है कि ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल में मोशन कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर मोशन कर रहा है, इस वजह से ये आप देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम? तो उसके लिए बोहर ने का जो एटॉमिक मॉडल जो आंसर देता है वो ये है, द मॉडल इज स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट। कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट का मतलब होता है जिसका सेंटर एक ही हो और ढेर सारे ऑर्बिट हो, ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस द ऑर्बिट हैव द स्पेसिफिक एनर्जी व्हिच डिक्रीजेस और इंक्रीजेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि बोहर ने ये बात बहुत ही आराम से समझा दी। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में मूव कर रहे हैं, उस शेल की एनर्जी सेम होती है, लेकिन वो एक सेल से दूसरे सेल में जब ट्रांजिशन करते हैं यानी कि जंप करते हैं, तो चाहे वो लोअर से हायर पे जंप करे, चाहे हायर से लोअर पे जंप करे, उस दौरान भले वो एनर्जी रिलीज करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, अदरवाइज वो एक ही सेल में अगर रहते हैं तो उस टाइम पे उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो ये जो दो क्वेश्चन थे, इन दोनों क्वेश्चन को बोहर का एटॉमिक मॉडल बड़े ही आराम से बहुत ही स्मूथली एक्सप्लेन करता है। इन दोनों क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। और तो और सबसे अच्छी बात यह है कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसने हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन और हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किया। यानी कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, लेकिन इन्होंने बहुत ही आराम से एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया देखते हैं। देखिए सेकंड पोस्टुलेट को वापस आते हैं। सेकंड पोस्टुलेट का ये कहना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जंप करता है तो उस टाइम एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, डिपेंड करता है वो कहां से कहां पे जंप कर रहा है, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे दो सेल मैंने आपको दिखा दिए, एक इनिशियल सेल है, ये फाइनल सेल है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है और यहाँ पे आता है, तो उस टाइम पे डेल्टा ई यानी कि कितने एनर्जी का चेंज होता है, वो होता है डेल्टा इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। आप सबको पता है कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल ये डेल्टा ई है। आप चाहे तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कितनी फ्रीक्वेंसी निकल सकती है आप डिपेंड कर सकते हो। इसी एक एनर्जी का जो फॉर्मूला है रेडबर्ग के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो रेडबर्ग के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई एन दिस इक्वल्स टू माइनस आर एच 1/n स्क्वायर। ये शायद हमने पिछली बार आपको बताया था। ये रेडबर्ग के फॉर्म में एनर्जी का इक्वेशन है, और अगर ये एनर्जी का इक्वेशन है वेयर n इज 1 2 3 4 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, ठीक है। और आर एच आपने कहा रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इधर जरा आप जरा बताइए डेल्टा ई की वैल्यू आर एच अपॉन एन स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ इन फाइनल की जगह माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर लिखूं और इन इनिशियल की जगह माइनस आर एच अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर लिखूं तो इस तरीके से कोई फॉर्मूला बन के तैयार हो सकता है। यानी कि डेल्टा ई दिस इज इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर अगर मैं आपसे ये कह देता कि आर एच को कॉमन कर लीजिए या माइनस आर एच को आप कॉमन कर लीजिए, तो जब आप माइनस आर एच को यहाँ से कॉमन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नया इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। वो नया इक्वेशन क्या है? डेल्टा ई इक्वल्स टू आर एच 1/n i स्क्वायर माइनस 1/n f स्क्वायर। अगर आपने माइनस आर एच को कॉमन रखा है तो एन एफ पहले आ जाएगा, एन आई बाद में आ जाएगा। इस इक्वेशन का नाम है रेडबर्ग इक्वेशन। इस रेडबर्ग इक्वेशन का जरा ध्यान से इसको देख लीजिए। इस रेडबर्ग इक्वेशन से आप ये पता कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक सेल से जब दूसरे सेल में जंप करता है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज कर सकता है, ठीक है। एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर। आप ये बता सकते हैं कि एक सेल से जब कोई दूसरे सेल में जंप करेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। उसके लिए आपको एक बात याद रखनी होगी। बात ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एन फाइनल इज ग्रेटर देन एन इनिशियल,
तो एब्जॉर्प्शन होगा। एन फाइनल की वैल्यू एन इनिशियल से ज्यादा होगी तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, या एन इनिशियल की वैल्यू एन फाइनल से ज्यादा होगा तो इमिशन होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर कोई हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा, तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा, उस टाइम पे एनर्जी इमिट हो रही होगी, और जब कोई लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो उस टाइम पे एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इस एनर्जी की इमिशन और एब्जॉर्प्शन से स्पेक्ट्रम तैयार होता है। जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है, इससे स्पेक्ट्रम तैयार होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के निकलने वाली एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और अगर वो इमिट हो रही है तो इमिशन स्पेक्ट्रम। डिपेंड करेगा ना कि सेल इलेक्ट्रॉन कौन से सेल से कौन से सेल पे जा रहा है, ठीक है। अगर वो लोअर से हायर पे जा रहा है, लोअर से हायर पे जा रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हायर से लोअर पे आ रहा है तो एनर्जी इमिट करेगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, इस तरीके से हाइड्रोजन का दो स्पेक्ट्रम बहुत ही आराम से बोहर के इस एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। ओके, अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो मतलब जो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी इमिट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी इमिट कर सकता है। भाई अगर आपको एनर्जी पता चल गया तो एनर्जी से फ्रीक्वेंसी भी बड़े आराम से आप बता सकते हैं, उसमें कोई सोचना ही नहीं है। यहाँ पे अलग अलग सेल की एनर्जी दे रखी है, E1 का एनर्जी, E2 की एनर्जी, E3 की एनर्जी, E4, E5, E6, ये एनर्जी लेवल दे रखा है। इवन की जाते जाते आप कह सकते हैं इनफाइनाइट की जो एनर्जी होगी वो जीरो होगी, यानी इनफाइनाइट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इस वजह से स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे इसी एनर्जी की वजह से जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइनें ड्रॉ होती है। यहाँ पे आप स्पेक्ट्रल लाइन आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना तो आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डेल्टा ई बाई एच। डेल्टा ई बाई एच यानी कि डेल्टा ई तो आपको पता है आर एच 1/ni² माइनस 1/nf²। बाकी आप एच यानी कि प्लैंक कांस्टेंट का यूज कर लीजिए। जब आप प्लैंक कांस्टेंट का यूज करके ऐसे निकालना चाहे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, c बाई न्यू। न्यू आपको यहां से पता चल गया, और e के लिए आपको ये NiNF पता है, RH की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है। आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, आप वेवलेंथ भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं आपसे बस इतना बोलता कि हाई नंबर ऑफ फोटोन विद सेम फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और ढेर सारे फोटोन इमिट हो रहे हैं, उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रल लाइन आपको दिखेगी उस स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी सेम है और ज्यादा फोटोन एक तरफ गिर रहा है तो उससे जो इंटेंसिटी दिखेगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी बदल दी, इंटेंसिटी तो सेम रहेगी पर स्पेक्ट्रम ज्यादा दिखेगा, वो अलग टाइप की बिहेवियर शो करने लगेगा। इसलिए आप हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी के ज्यादा फोटोन डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम लाइन है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती चली जाएगी। अच्छा, बोहर की इस एटॉमिक थ्योरी ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन तो की, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं भी एक्सप्लेन कर पाए, यानी कि उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी रही। तो हेडिंग डालें, लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की जो लिमिटेशन है वो क्या क्या है, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी ने, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने ये जो स्पेक्ट्रम लाइनें बनाई हैं वो स्पेक्ट्रम लाइनें तो ठीक है, लेकिन ये तभी है जब ये हाइड्रोजन की बात करेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन से ज्यादा, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर लो, या मैं आप बात करूं कोई ऐसे सिस्टम की बात करो जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। याद कीजिए, मैंने आपको बोहर के एटॉमिक थ्योरी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि बोहर ने हाइड्रोजन लैंप यूज किया था, उस हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाले रेडिएशन को प्रिज्म से पास करा करके उन्होंने लाइन देखी थी। और मैंने साथ में ये भी बता दिया था कि शायद इन्होंने यही गलती कर दी, इन्होंने हाइड्रोजन लैंप यूज किया। तो ये जो जितनी भी थियरी है ये सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा। एक इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप देखें, सबसे पहला इनका ड्रॉबैक यही है, प्रेजेंस ऑफ ड्यूबलेट ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की बात करें तो उसके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाता, यानी कि ये मॉडल पूरी तरीके से फेल हो जाता है। ये इनका फर्स्ट लिमिटेशन है, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन ये है कि ये जीमेंस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब आप सोच रहे ये जीमेन इफेक्ट क्या है। जब उन्होंने हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाले रेडिएशन को प्रिज्म से पास कराया था, तो उन्होंने डायरेक्ट प्रिज्म से पास करा दिया था।
प्रिज्म से पास कराते समय अगर रास्ते में उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड यूज कर दिया होता, तो जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड यूज किया होता तो सारी चीजें अलग हो जाती। जीमैन ने यही काम कर दिया। जब वो लाइट प्रिज्म के पास तक जा रही थी, बीच में उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जो उन्हें एक सिंगल लाइट दिख रही थी, वो अब जो सिंगल लाइन दिख रही थी वो लाइन स्प्लिट हो जाती है ढेर सारे लाइनों में। बोहर का एटॉमिक थियरी ये नहीं बता पाए कि आखिर ये क्यों स्प्लिट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड का यूज करने पे उनका स्प्लिट होना क्या रीजन है कि एक सिंगल लाइन 3 लाइनों में स्प्लिट क्यों हो जा रही है। जीमैन के इस इफेक्ट को बोहर के एटॉमिक थियरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। ये उनका सेकेंड ड्रॉबैक है या लिमिटेशन। इसी तरीके से उन्होंने उनका जो थर्ड लिमिटेशन है वो भी चेक करते हैं। थर्ड लिमिटेशन है स्टार्क इफेक्ट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके से आपने देखा कि उसी बीच में मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, स्टार्क ने उसी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के चेक किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के चेक किया तो तब भी उन्होंने देखा कि अलग अलग लाइनें बन रही है, एक सिंगल लाइन नहीं वाली, ढेर सारी लाइनें बन रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब ढेर सारी लाइनें बन रही, यानी कि पहली लाइन थी वो तो पहली बनी ही, लेकिन जो दूसरी लाइन थी उसके भी 2 पार्ट थे, और जो तीसरी लाइन थी उसके भी अलग अलग पार्ट थे। ऐसे ढेर सारे पार्ट बनते चले गए। तो स्टार्क के इफेक्ट को भी बोहर का एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जीमैन्स इफेक्ट क्या था? बस लाइन की जो प्रिज्म से और सोर्स के बीच में उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड यूज किया था। स्टार्क ने उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया, और दोनों से जो रिजल्ट निकला उस रिजल्ट को बोहर का एटॉमिक थ्योरी यानी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस वजह से वो इनकी लिमिटेशन बन गई। ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। भाई बोहर के एटॉमिक मॉडल मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मॉलिक्यूल किस तरीके से बन रहा होगा। 3 डायमेंशनल मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 3 डायमेंशनल मॉडल कैसे होगा। बोहर का एटॉमिक मॉडल 2 डायमेंशनल मॉडल था। नेक्स्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये सिर्फ और सिर्फ भाई जैसे एक पार्टिकल नेचर एक वेव नेचर होता है, 2 नेचर होता है, तो ये दोनों नेचर को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये सिर्फ एक ही नेचर को एक्सप्लेन करता है, पार्टिकल नेचर को, ये वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बोहर का एटॉमिक थ्योरी सिर्फ पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने एक और डुअल नेचर के साथ साथ एक और लिमिटेशन उनकी थी, और वो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी कभी कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो एक ही टाइम पे उनकी वेलोसिटी और मोमेंटम बताया नहीं जा सकता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोहर के एटॉमिक थ्योरी में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं किया। ये सब उनकी लिमिटेशंस हैं। फिर से बोल रहा हूं, आप नोट करें। पहला लिमिटेशन था उनका कि वो यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा। दूसरा, वो जीमैन के इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा, वो स्टार के इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो मॉलिक्यूल को नहीं बता पाया, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को नहीं बता पाया। वो 2 डायमेंशनल मॉडल था। उन्होंने डुअल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो सोमरफील्ड के इलेक्ट्रिक मॉडल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इतनी सारी चीजों को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब बोहर इन सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ये देखा, ये तो लिमिटेशन हुई, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन उठा बोहर के इस एटॉमिक थ्योरी पे, वो बोहर के इस एटॉमिक थ्योरी को रोक देता है, यानी कि आगे पब्लिश होने से रोक देता है। या पब्लिश तो हुई लेकिन ज्यादा दिनों तक चली नहीं, और इनकी थ्योरी पूरी तरीके से फेल होगी। जिस तरीके से जे थॉमसन की थ्योरी फेल हुई थी, जिस तरीके से रदरफोर्ड की थ्योरी फेल हुई थी, उसी तरीके से नील बोहर की भी थ्योरी फेल हुई। थ्योरी जब फेल होती है तो उस टाइम पे 2 जो डेवलपमेंट होते हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। पहला डेवलपमेंट है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसको बोहर के एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, और दूसरा जो डेवलपमेंट है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन 2 मेन चीजों की वजह से बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल होता है। तो जिन दोनों के बारे में की वजह से बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल होता है, हमें उन सारी चीजों को पढ़ना चाहिए। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज मुझे इजाजत दीजिए, आज का लेक्चर यहीं बस यहीं तक रहेगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, घर में बैठें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।